की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं मुंबई के आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने के कारण मेरे नाना नानी ने ही मुझे पाला है। मालपुर नाम के एक छोटे से गांव में मेरी जॉब मुंबई में लगने की वजह से मुझे वो गांव छोड़कर मुंबई में ही अपने एक मालिक के साथ रेंट पर रहना पड़ता था। करीब 6 महीने पहले मेरी दादी की डेथ हुई थी और शायद इसी दुख में हाल ही में मेरे दादा भी चल बसे थे, जिस चीज ने मुझे तोड़कर रख दिया और मैं जॉब से लीव लेकर गांव आ गया। मेरा दोस्त भी मेरे साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हम दोनों ऑफिस और घर में भी एक साथ ही रहा करते थे। तो हम दोनों की बहुत ही अच्छी जमती थी और मेरे इस दुख में उसने भी मेरे साथ गांव जाने का फैसला कर लिया था। मैं और मेरा दोस्त लक्ष्य मेरे गांव पहुंचे और इसके बाद मैंने अपने नाना का अंतिम संस्कार पूरा कर दिया। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी में था, क्योंकि उनके सिवा मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं अपना परिवार कह सकूं। पर दोस्तों, होनी को कौन बदल सकता था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था और गांव का ये घर जो मेरे नाना मेरे लिए छोड़कर गए थे वो मेरे कोई काम का ही नहीं था। इसलिए मैंने उस घर को बेचने का फैसला कर लिया और गांव के कुछ लोगों से इस घर को बिकवाने की बात की। गांव में एक माननीय बुजुर्ग जिन्हें मैं अच्छे से जानता था, उनसे मैं अपने दोस्त के साथ मिलने गया और बोला, अरे चाचा, मुझे अपना घर बेचना है, कोई है जो मेरा गांव का घर खरीदे? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा पागल हो गए हो क्या, इस श्रापित गांव में कोई घर खरीदेगा? अरे लोग अपना घर यहाँ से बेच कर जाने की सोच रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि यहाँ कोई तुम्हारा घर खरीद ले। हम दोनों उनकी बात सुनकर काफी हैरान हो गए और मैंने उनसे पूछा, आपने श्रापित गांव क्यों कहा और लोग यहाँ से घर बेचकर क्यों जाने की सोच रहे हैं? तभी उन्होंने हमें बैठने को बोला और हम बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा मनीष, तुम कई सालों से बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल में पढ़े हो, पर तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारे नाना नानी जो तुमसे इतना प्यार करते हैं वो पढ़ाई के बहाने तुम्हें इस गांव से दूर क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। मेरा दोस्त मुझे घूरते देखने लगा, पर मैं सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था और मैंने उनसे बोला कि खतरा? कैसा खतरा? तभी उन्होंने बिना एक सेकंड सोचते हुए बोला, मौत का रेडियो। इस पर मेरे दोस्त ने बोला, मौत का रेडियो? भला ये क्या भला है? पर मैंने इसके बारे में सुन रखा था। पर दोस्तों, मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि बहुत पहले एक रेडियो स्टेशन था जो बंद हो चुका था, मगर आज भी उस खंडर बिल्डिंग से वो रेडियो चलाया जाता है और जो भी उसे सुन लेता है वो कुछ ही दिनों के अंदर मर जाता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये बला नहीं, ये एक श्राप है और किसी को भी नहीं मालूम कि उस रेडियो का राज क्या है और उस खंडर बिल्डिंग से सिग्नल कैसे आते हैं और सिर्फ रात के ही 3 बजे ही क्यों आते हैं, और जो भी उसे सुन लेता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसलिए कोई भी इस गांव में या इसके आसपास के किसी भी गांव में नहीं रहना चाहता। इस पर मेरे दोस्त ने बोला, अरे क्या बकवास कर रहे हो? अब ये सुनकर उस बूढ़े चाचा को गुस्सा आ गया और बोला, बेटा तुम्हारी उम्र वालों को हर चीज बकवासी लगती है तो तुम खुद सुनकर देख लो, मगर अपने रिस्क पर, क्योंकि आज तक जिसने भी सुना है ना उसका अंजाम मौत ही रहा है। अब ये सुनकर मेरा दोस्त अंदर से तो डर रहा था, मगर हीरो बनने के लिए उसने बोला, अंकल मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, और मैं आज रात को ही सुनूंगा और आपको कहानी भी सुनाऊंगा कि उस बकवास रेडियो में क्या बकवास बातें होती हैं। चाचा जी ने फिर गुस्से में बोला, हाँ सुनो बेटा, मरना है तो मरो, हमें क्या। मनीष के दोस्त तो इसलिए समझा रहे थे, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये बोलकर वो खामोश हो गए और हम लोग वहां से चले गए। रास्ते में मैंने लक्ष्य से कहा, भाई तू पागल है क्या, क्यों बहस कर रहा था उस बूढ़े आदमी से? तभी उसने बोला, अरे भाई पागल मैं नहीं, पागल तो वो लग रहा था, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था और तू सुन रहा था ना। तभी मैंने बोला, भाई मैंने भी ये सब बातें सुनी हुई हैं और मुझे भी यकीन है कि ऐसा यहाँ पर होता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चल तेरा यकीन आज तोड़ता हूँ, आज रात 3 बजे हम लोग उस बकवास से रेडियो को सुनेंगे। तभी मैंने बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता ये सब सच हो। तभी उसने हंसते हुए कहा, क्या तू भी पागल है यार, तुझे ये सब सच लग रहा है? अगर तू नहीं सुनेगा तो ऑफिस के अंदर मैं तुझे डरपोक मनीष के नाम से फेमस कर दूंगा
और फिर मैं अपने दोस्त लक्ष्य के इतना कहने के बाद मैं आखिर में मान ही गया और उस मौत के रेडियो को सुनने के लिए तैयार हो गया। मगर मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। मैं सो ही रहा था कि तभी लक्ष्य ने मुझे उठाया और बोला, रात के 3 बजने वाले हैं भाई, मैंने रेडियो ऑन रखा है, देखते हैं क्या होता है। तभी ठीक 3 बज गए और जहां 3 बजे से पहले कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा था वहां पर एक सिग्नल पकड़ने लगा, जिसमें एक बहुत ही अजीब और भारी आवाज वाला आदमी बोला, आज की कहानी लक्ष्य की कहानी है। ये सुनकर हम दोनों थोड़े हैरान हो गए और उस रेडियो में आगे उस आदमी ने बोला कि लक्ष्य, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो अपने दोस्त के गांव घूमने के लिए आया है, मगर वो अर्थी में जाएगा। पहले तो उसका एक्सीडेंट होगा और फिर लक्ष्य, जो खुद को बहुत ही बहादुर समझता है, उसकी डर की वजह से हार्ट अटैक से मौत होगी। दोस्तों, इतना सुनकर मेरी और लक्ष्य हम दोनों की तो हालत बेहद ही खराब हो गई और मैंने उस रेडियो को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गया। अभी मैं और लक्ष्य बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और पूरी रात हम लोग सो भी नहीं पाए। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह होते ही मैं और लक्ष्य उस बूढ़े चाचा के पास गए। लक्ष्य ने उनको डरते हुए बताया कि अंकल, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने वो रेडियो सुना था, उसमें कहानी सुनाई गई जिस कहानी का अंत मेरी मौत से हुआ। अब मैं क्या करूं? लक्ष्य को परेशान देखकर बूढ़े चाचा ने बोला, उस रेडियो को सुनने के बाद कई लोगों ने अपनी मौत को बदलने की कोशिश की, मगर बेटा कोई नहीं बदल सका। पर तुम परेशान मत हो, पास के गांव के तांत्रिक का पता देता हूं, उनके पास जाओ। फिर हम लोग तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने हमें बताया कि उस रेडियो को सुनकर मेरे दोस्त ने अपने शरीर पर एक ऐसा श्राप ले लिया था जिसका तोड़ संभव नहीं था। अब ये सुनकर हम लोग बहुत ही निराश हो गए, पर इसी के साथ तांत्रिक ये भी कहता है कि अगर तुम लोग उस एक्सीडेंट को रोक पाए जो रेडियो में बताया गया था, तो शायद तुम्हारी मौत भी टल जाए। ये सुनकर भी हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि हम जिस उम्मीद के साथ इस तांत्रिक के पास आए थे वो पूरी नहीं हुई और तांत्रिक के यहाँ से वापस हमें गांव लौटने में रात का समय हो रहा था। गाड़ी मेरे दोस्त लक्ष्य चला रहा था। फिर अचानक से ना जाने क्या हुआ कि लक्ष्य गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा और वो गाड़ी लहरा के चलाने लगा। मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि लक्ष्य को ऐसा करते हुए पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। मैंने लक्ष्य से इस बारे में पूछने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा हो। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और जैसे मैंने सामने की ओर देखा तो एक ट्रक हमारी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। अब ये देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य गाड़ी रोक, पर लक्ष्य ने मेरी एक नहीं सुनी। ट्रक हमारी तरफ तेजी से आ रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने हमारी गाड़ी को किसी पेड़ में दे मारने का फैसला किया और मैंने पीछे बैठे बैठे ही गाड़ी का हैंडल मोड़ के गाड़ी की डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, मगर लक्ष्य बहुत ही टाइट से हैंडल पकड़ा हुआ था, जिसे हिलाना बहुत ही मुश्किल था। मगर मैंने बजरंगबली का नाम लिया और पूरी ताकत लगाकर हैंडल को मोड़ दिया, जिस वजह से हम ट्रक से तो बच गए, मगर एक पेड़ से जा टकराए और वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब मेरी आंख खुली तो हम दोनों एक हॉस्पिटल में थे और जब मैंने लक्ष्य से पूछा तो उसने बताया कि अचानक से उसके कानों में वही रेडियो वाली आवाज आई कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, और फिर उसके बाद का उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसने बताया कि जैसे कि वो किसी और के काबू में हो गया था। उस रेडियो की वो एक्सीडेंट वाली बात सच होने के बाद लक्ष्य के दिल में एक डर बस चुका था कि उसकी जान कभी भी जा सकती है। क्योंकि हमें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए हम लोग अगली सुबह हॉस्पिटल से घर को निकल गए और घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी। फिर हम लोग खाना पीना करने के बाद एक साथ ही एक ही रूम में सो गए, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं उसके साथ ही सो गया। फिर आधी रात में किसी के रोने की आवाज की वजह से जब मेरी आंख खुली तो मैंने उठ के देखा तो लक्ष्य मेरे बगल में नहीं था और वो रोने की आवाज मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। फिर जब मैंने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा तो वहां लक्ष्य रो रहा था। मैंने लक्ष्य से पूछा, भाई क्या हुआ? तो उसने हमारे रूम के गेट की तरफ इशारा किया और बोला,
उस गेट के नीचे से कोई साया नजर आ रहा है। वो साया मुझे मार देगा, भाई बचा ले मुझे। उससे रोता बिलखता देखकर मैं भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था। और जब मैंने सच में उस गेट की तरफ देखा तो वहां सच में कोई साया था, जो कि ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो टहल रहा हो, जिसे देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गया और मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां पर? और उसी वक्त मैंने एक डंडा भी उठा लिया और गेट की ओर बढ़ा। पर जितना मैं गेट के करीब जा रहा था तो उतना वो साया मुझसे दूर जा रहा था। और जब मैंने गेट खोला तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। फिर वापस आकर मैंने लक्ष्य से कहा कि भाई वहां जो भी था वो जा चुका है, अब तू डर मत। पर लक्ष्य इन सब चीजों से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही मुंबई निकल जाएगा और मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। उस पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि जब भी लक्ष्य सो रहा था तो उसे वही रेडियो वाली आवाज सुनाई दे रही थी और उससे बार बार बोल रही थी कि तुम हार्ट अटैक से मरने वाले हो। फिर सुबह होते ही मैं और लक्ष्य मुंबई जाने के लिए निकल गए और अपनी ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि वो ट्रेन एक छोटे से गांव से मुंबई जा रही थी। इसलिए उस ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और उस ट्रेन के ज्यादा स्टॉप भी नहीं थे, जिससे लोग उस ट्रेन में चढ़े। फिर शाम के वक्त लक्ष्य बाथरूम गया और थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही डरी हुई हालत में भागता हुआ वापस आया। मैंने उससे घबरा कर पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब वो बाथरूम में था तो गेट के बाहर से उसे वही रेडियो वाली आवाज सुनाई दी और उसने बोला कि तू हार्ट अटैक से मरने वाला है। और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मैं यही सोच रहा था कि काश मैंने उस दिन उस रेडियो को उसे नहीं सुनने दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक समोसा बेचने वाला ट्रेन में आया और हमारी सीट पर 2 समोसे रखकर बिना पैसे लिए जाने लगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा कि तभी उससे पूछने के लिए हम लोग उसके पीछे गए तो वो ट्रेन के गेट के पास जाकर चलती ट्रेन से नीचे कूद गया, जिसे देखकर हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और डर के मारे हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए और वापस से अपनी सीट पर चले गए। अभी हम लोग उस समोसे की ओर ही देख रहे थे कि तभी अचानक से हमें वो पेपर दिखाई दिया जिस पर समोसा रखा हुआ था। हमें उस पेपर पर लिखा हुआ दिखाई दिया कि लक्ष्य तू हार्ट अटैक से मरने वाला है। ये पढ़कर लक्ष्य की हार्ट बीट बेकाबू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसे सच में हार्ट अटैक आने वाला हो। तभी मैंने किसी तरह उसे संभाला और पीने के लिए पानी दिया कि तभी अचानक से हमारी कोच की सारी खिड़कियां बंद हो गई और उन सब खिड़कियों में एक ही चीज लिखी हुई थी, लक्ष्य आज तू हार्ट अटैक से मरने वाला है। लक्ष्य अभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि तभी मैं और लक्ष्य जिस सीट पर बैठे हुए थे उसके नीचे से एक आवाज आई और जिस तरफ से वो आवाज आई कि तभी हमने उस ओर देखा तो एक बहुत ही भयानक साया हमें वहां पर दिखाई दिया। वो देखने में ऐसा था जिसे मैं अपने शब्दों में आपको समझा भी नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि वो शायद देखते मेरे दोस्त की हार्ट अटैक से मौत हो गई और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मैं उठा तो हॉस्पिटल में था। और जब भी मैं इस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा दोस्त सिर्फ मेरी वजह से मरा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और बहुत ही डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों मुंबई जैसा महानगर अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर है और सच कहूं तो रात के समय जब आप मुंबई का दृश्य देखते हैं तो वहां की सुंदरता उस महानगर में 4 चांद लगा देती है। मैं बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने कुछ साथियों से यही बात कर रहा था कि आने वाले समय में हमें किस तरह से काम करना है। जिस बिल्डिंग में अब हम काम कर रहे थे उस बिल्डिंग को ठेके में लेने के लिए मैंने काफी ज्यादा पैसा ले लिया था। मैंने सुना था कि इस बिल्डिंग में काम करने से हर कोई डरता है। कहते कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और मैं इन चीजों को मानता नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत ही इस काम को अंजाम दिया था।
आज से लगभग 5 भी रात थी ये, और आज तक हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जिसके लिए इस जगह को मशहूर माना जाता था। वहां के लोग भी इस चीज से काफी आश्चर्यजनक है कि आखिर अब तक यहाँ कोई दुर्घटना क्यों नहीं घटी, वरना तो लोगों का कहना था कि जिसने भी इस बिल्डिंग में काम करने का फैसला किया उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी हैं और उसने बीच में ही काम को छोड़ दिया। फिर मुझे क्या मालूम था कि आज की रात मेरी जिंदगी में एक कयामत खड़ा कर देगी, एक ऐसा तूफान जिससे मेरा आज तक सामना ही नहीं हुआ। मैं अपने सबसे खास सहकर्मी विजय को अपना करीबी मानता था। विजय ही मेरे बाद वहां का पूरा काम संभालता था। ऐसे में मैंने विजय को बोला, चल भाई आज हम डिनर के लिए चलते हैं। वो क्या है कि मैंने आज शाम को ही सभी हेल्पर की छुट्टी मार दी थी और विजय के साथ डिनर के लिए शहर निकल गया। वैसे तो मैं चाहता तो अपने घर के लिए भी निकल सकता था, लेकिन मुझे पता चला कि बिल्डिंग के आजू बाजू में कुछ महंगा सामान पड़ा है और उस पर निगरानी रखने के लिए मुझे और विजय को वापस बिल्डिंग में जाना होगा। विजय का कहना था कि बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें खतरा हो सके, इसलिए हम आज की रात बिल्डिंग के अंदर ही ठहर सकते हैं। बिल्डिंग के कुछ कमरों का काम अच्छे से हो गया था, तो वहां पर रुकना हमारे लिए काफी सेफ था। हालांकि मुझे इस चीज से थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन मैं अंदर अंदर अपने आप को आश्वासन देते हुए खुद को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा। फिर डिनर वगैरह हो जाने के बाद जब हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे तो वहां के एक सर्वेंट ने अचानक ही हमसे पूछ लिया, अरे भाई साहब, उससे बाजू वाली बिल्डिंग का काम आप ही लोगों ने संभाल रखा है क्या? इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसने बोला, भाई साहब, तकरीबन 3 महीने पहले एक ठेकेदार ने उस बिल्डिंग का काम संभाला था और आज वो मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके साथ साथ वो जो सारे लोग वहां पर जो काम करते थे ना, वो सभी भी अब पागलों की तरह हरकतें करने लगे हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और वहां से निकलकर सीधा बिल्डिंग में पहुंच गया। लेकिन अभी भी उन लोगों की बात मेरे दिमाग में गूंजी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम भी इस बिल्डिंग के अंदर यूं ही काम करते रहे और रात बिताते रहे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये पहली बार नहीं था जब मैंने इस बिल्डिंग के बारे में इतनी अजीब कहानी सुनी थी। इससे पहले भी कई लोगों ने मुझे बहुत ही अजीब कहानियां बताई थी, लेकिन हर बार मैं उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता। फिर अब मैं सीधा नेशनल हाईवे के बगल में बनी हुई उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। दोस्तों, सच कहूं तो इस बिल्डिंग के आजू बाजू में जो सारे मकान थे वो एकदम खाली पड़े थे। वहां की आसपास की दुकान भी मानो कई सालों से बंद पड़ी हों। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि यहाँ आसपास का इलाका इस बात से अच्छी तरह रूबरू था कि इस बिल्डिंग में कुछ तो अजीब है, और शायद यही वजह रही होगी कि सालों से इस बिल्डिंग का काम ऐसे ही बंद पड़ा था। वो तो सही समय पर आकर मैंने इस बिल्डिंग के काम को संभाल लिया, वरना शायद इस बिल्डिंग का काम कभी पूरा नहीं होता। खैर, बहुत सारी डरावनी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं और विजय रात की नींद को अंजाम देने के लिए बिल्डिंग के एक रूम में दाखिल हुए। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बिल्डिंग के अंदर जिस कमरे को हमने शिफ्ट किया था उसकी हालत पर काफी सही थी। मैं और विजय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से मैं इतना ज्यादा थक गया था कि नींद मुझे अपने आगोश में लेने ही वाली थी। मैं लगभग 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोया ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज बहुत जोर से गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कांच ऊपर से गिरकर नीचे टूट गया हो। दूसरी तरफ विजय अभी भी अपनी आंख बंद करके कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था। मैंने उसे डिस्टर्ब करने की बजाय मैं तुरंत ही अपने बिस्तर से उठा और फिर सीधा बाहर चला गया। तभी मैंने देखा कि बाहर की ओर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई पड़ रही थी जो ऊपर से गिरी हो, और ना ही वहां आसपास किसी इंसान या फिर जानवर का नामो निशान था। वहां इतना सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों की आवाज को सुन सकता था, जो इस वक्त काफी तेज धड़क रही थी। मैं अभी वापस से मुड़ा ही था कि तभी मैंने कुछ देखा। वो एक ऐसी चीज थी जिसे पहली बार देखते मेरे दिल की धड़कनें
और भी ज्यादा तेज हो गईं। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से थरथर कांपने लगा। हालांकि मैंने उसको पीछे मुड़ते हुए देखा था, जिस वजह से वो मुझे इतनी साफ नजर नहीं आई थी। अब दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस से पीछे पलटकर उसे देख सकूं, पर किसी तरह से मैंने हिम्मत दिखाई और फिर से पीछे की तरफ घूम गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब मुझे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। हो सकता था कि ये मेरा कोई भ्रम हो। जिस तरह की बात मैंने इस बिल्डिंग के बारे में सुनी थी, उस हिसाब से तो मुझे कोई भ्रम भी हो सकता है। यही सब सोचते हुए मैं वापस से कमरे में आ गया। लेकिन अब तक मुझे हल्का हल्का बुखार सा महसूस होने लगा था। शायद डर की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। अब की बार मैं सीधा विजय के पास गया और उसे उठाते बोला, अरे विजय भाई, मेरी बात सुन। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ पर देखा था। पता नहीं वो चीज मेरा भ्रम है या फिर कोई हकीकत, लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ कुछ तो अजीब है और शायद यही वजह है कि लोग मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं। मेरे लफ्ज सुनने के बाद विजय उठकर बैठ गया। उसे डराने के लिए बस इतना ही काफी था। तो विजय एकदम से बोल पड़ा, एक काम करते हैं, हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं और किसी दूसरी जगह ठहर जाएंगे। अगर हम यहीं पर रुके रहे तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस बार मैंने विजय की बात में सहमति नहीं जताई, क्योंकि हो सकता था कि कोई बिल्डिंग के सामान को चुराने के लिए कोई भयंकर साजिश रच रहा हो। इसलिए मैंने विजय को बोला, नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमारी बिल्डिंग का सामान चोरी करना चाहता हो। मेरी बात सुनकर विजय को भी यही बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। तो फिर उसने बोला, लगता है हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। अगर कोई आदमी हमारे सामान को चुराना चाहता है तो वो जरूर हमारे सामने आ जाएगा। इस पर भी विजय की बात मुझे काफी हद तक ठीक लगी और इसीलिए मैं और विजय तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर निकल गए। हमने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो हमने पाया कि बाहर की तरफ ऐसा कोई नजर ही नहीं आ रहा था जो हमारे सामान की चोरी कर सके। सड़क के आजू बाजू में भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, पर हम इस वक्त दूसरे फ्लोर पर थे और नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों का सहारा लेना था। इतने में ही मैंने देखा कि एक मारुति सुजुकी गाड़ी आकर जस्ट हमारी बिल्डिंग के सामने रुकी थी। पर जैसे ही मैंने उस गाड़ी को बिल्डिंग के पास आता हुआ देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मैं उस गाड़ी को देखते हुए सीढ़ियों का सहारा लेते हुए दूसरे फ्लोर से नीचे उतरा और नीचे वाले स्थान पर पहुंच गया। तो मैंने देखा कि मुझे बिल्डिंग के जस्ट सामने की तरफ सफेद रंग की एक गाड़ी नजर आ रही थी और ये वही कार थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। मैं तुरंत उस गाड़ी के पास जाने लगा, लेकिन तभी विजय ने टोकते बोला, अरे भाई, अगर तू उस गाड़ी के पास गया और वो कोई चोर डाकू निकला तो फिर तेरी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गाड़ी वाला क्या करता है। मैं और विजय अभी भी वहीं पर खड़े ही थे कि तभी हमने देखा कि गाड़ी के दूसरी तरफ वाला दरवाजा खुल गया और वो 5 से 6 सेकंड के बाद एकदम से बंद हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस गाड़ी के दरवाजे से कोई भी नीचे नहीं उतरा था। ये काफी हैरान कर देने वाला दृश्य था। उसके बाद मेरे दोस्त विजय ने बोला, भाई 2 मिनट के लिए तू यहीं पर रुक, मैं अभी देखता हूँ वहां पर चल क्या रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से विजय किसी संकट में फंस जाए, इसलिए मैंने विजय को बोला, चल हम दोनों ही चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। हम दोनों ने अपने अपने हाथ में बांस की एक लकड़ी ले ली थी ताकि कोई भी हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, उल्टा हम उससे अच्छी तरह से निपट पाए। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि गाड़ी के अंदर हमें कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। उस गाड़ी के अंदर किसी को भी ना पाकर हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद था वो अब इस गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी साजिश में जुट गया होगा। ऐसे में हमारे पास यही सही मौका था कि हम इस गाड़ी को इधर उधर कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाया तो मुझे पता चला कि गाड़ी तो अंदर से लॉक है, लेकिन अभी भी हम गाड़ी के अंदर किसी को देख नहीं पा रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई हो सकता है कि गाड़ी के अंदर कोई सीट के इधर उधर छुपा हुआ हो। लेकिन उस गाड़ी की सीट इतनी ज्यादा छोटी थी कि उनके आजू बाजू में छिप पाना नामुमकिन जैसा था। हम दोनों अभी इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से हमें किसी ने आवाज देते बोला, और ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो?
जैसे ही हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वहां तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर वो आवाज कहां से आई? यह आवाज हमें केवल एक बार ही सुनाई दी थी। फिर उसके बाद इस आवाज का आना एकदम से बंद हो गया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि साला यहाँ पर हो क्या रहा है। कभी हमें अजीब सी आवाज सुनाई देती तो कभी खामोशी के बादल वहां चारों तरफ छा जाते। ऐसे में हमें ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी विजय ने बोला, भाई मुझे पहले से शक था कि कोई इस कीमती सामान पर अपनी निगरानी रखने जरूर आएगा। वैसे भी आजकल बाजार में चोरी होना तो आम बात है। एक काम करते हैं, हम लकड़ी लेकर इधर उधर ढूंढते हैं कि कहीं कोई मौजूद भी है। फिर हम दोनों ने जोर से चीखते बोला, यहाँ पर जो भी हो वो हमारे सामने आ जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात तो ये थी कि हमारी इतनी धमकियों के बावजूद भी कोई भी हमारे सामने नहीं आया था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर गुस्से में आकर मैंने लकड़ी से उस गाड़ी के कांच पर दे मारा। ये चोट इतनी जोर की थी कि उस गाड़ी के आगे वाला कांच टूटकर बिखर गया और इसकी आवाज वहां चारों तरफ गूंज गई। लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि ये प्रहार मैंने उस गाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर किया था, क्योंकि जिस गाड़ी को मैं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उस गाड़ी का मालिक इतना ज्यादा भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ये आदमी की रूह कांप जाए। अब की बार अचानक उस गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। जैसे हमने ये सुनकर गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो चुकी थी और गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन हम अभी भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट को देख सकते थे। वो वैसे की वैसी खाली पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी का अचानक चलना ये चीज साबित कर रहा था कि यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अस्तित्व है। इस बार मैंने विजय की तरफ देखते हुए बोला, भाई यहाँ से जल्दी भाग। और फिर हम दोनों ने वहां से सर पर दौड़ लगा दी, लेकिन वो गाड़ी अब हमारे पीछे लग गई थी। इस बार जब हमने उस गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि उस गाड़ी के अंदर हमें एक औरत दिखाई पड़ रही थी। वही औरत उस गाड़ी को ड्राइव भी कर रही थी। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उस औरत का चेहरा किसी डायन की तरह था। उसकी आंखें मोटी मोटी थी, लेकिन उसका जबड़ा बीच से फटा हुआ था, जैसे कि किसी ने चाकू के प्रहार से उसके मुंह को दो भागों में विभाजित कर दिया हो। हम बिल्डिंग से काफी दूर आ गए थे। अब ऐसी हालत में हमें किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर ठहर कर हम दोनों थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपने आप को बचा सके। लेकिन रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था और आसपास की सारी दुकानें भी एकदम बंद हो चुकी थी। ऊपर से वो गाड़ी हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुश्किल से हम एक पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे। वो पानी की टंकी थोड़ी ऊंची थी, जिस वजह से हम सीढ़ियों के सहारे से उसके ऊपर चढ़ सकते थे। किसी तरह से हम दोनों ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और उस पानी की टंकी के एकदम ऊपर वाले छोर पर पहुंच गए। पर अच्छी बात ये थी कि वो गाड़ी नीचे ही खड़ी थी। वहां आसपास एक गणेश जी भगवान का मंदिर भी बना हुआ था, लेकिन उस मंदिर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। पर अच्छी बात ये थी कि हम उस मंदिर के एकदम सामने थे, जिसमें हम दोनों को थोड़ी और हिम्मत मिल रही थी। हालांकि हमें पूरी रात वहीं पर बितानी पड़ी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हम दोनों सुबह तक उसी टंकी के ऊपर बैठे रहे। सुबह होने के बाद मैं और विजय हम दोनों उस टंकी से नीचे उतरे और फिर सीधा अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच गए। और हमने देखा कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ का माहौल एकदम नॉर्मल था। वहां पर हमें कोई भी चीज बिखरी हुई नजर नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने इस चीज के बारे में वहां के आसपास के लोगों से जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको पहले ही बताया था कि इस बिल्डिंग का काम करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आप जिस महिला की बात कर रहे हैं वो लगभग 1.5 साल पहले मार दी गई है। कहते हैं कि उसका रेप कर दिया गया था और उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। ऊपर से इस बिल्डिंग के आसपास एक नहीं बल्कि असंख्य आत्माएं रहती हैं, जिससे आपका किसी के साथ भी सामना हो सकता है और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
दोस्तों, वहां के लोगों की राय लेने के बाद मैंने उस बिल्डिंग के काम को वहीं पर रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी किसी और की तरह मेंटल बनकर रह जाऊं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आज ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।